Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn how to write an essay. So it's chapter number 2, unit number 2, and this activity you will find it to write an essay of your choice. So first we have to learn हमें पता हो कि एक essay लिखा कैसे जाता है, ठीक है? तो लेट्स सी हम किस तरह कोई ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे का एक फॉर्मेट होता है। आपको ऐसे लिखा हुआ तो कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है असल में आपको उस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा जो कि ऐसे का होता है। ऐसे का फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ इस तरह से है। पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के ऑलमोस्ट एंड में आपका थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है, और फिर जो है वो ये उसकी बॉडी है जिसमें आप 3 या 4 या 5 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन पे एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आप बॉडी लिखेंगे, फिर लास्ट में आप उसको कंक्लूड करके एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी। कोई आप टॉपिक लेंगे, उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, फिर उस ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप ड्राफ्ट जब बनाएंगे तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट को आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से आप इसको जो है वो ड्राफ्ट करेंगे ताकि वो इफ़ेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट बने। फिर उसके बाद ये बॉडी होगी उसकी जिसमें आप 2 या 3 या 4, कम से कम 3 या 4 या 5 पैराग्राफ्स जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली आप उन सब को कंक्लूड करेंगे। सो अभी हर एक पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इंट्रोडक्शन जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एसे है, ये तो आपको पता है। ट्राई टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। अब आपने इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, रीडर की अटेंशन को कैप्चर करना है। आप किस तरह से उस रीडर को मजबूर करेंगे कि वो आपके ऐसे को पढ़े। तो इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अटेंशन गेटर, अट्रैक्ट करना है आपने, अटेंशन लेनी है और रीडर को मजबूर करना है वो आपके ऐसे को पढ़े। फिर स्टेट योर प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे है तो फिर आप उसको लिखेंगे, उसको बयान करेंगे। फिर ब्रिज और ट्रांजिशन सेंटेंसेस को आपने इस तरह से कनेक्ट करना है ट्रांजिशनल डिवाइसेस से कि वो एक यूनिटी हो, उसमें कोहेरेंस हो। फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट्स जो है वो तकरीबन ज़्यादातर एंड में पैराग्राफ के, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में होता है, जो कि आपके पूरे ऐसे के बारे में बता देता है कि ये ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट बता देगा कि आगे क्या डिस्कस होने वाला है। अब एक टॉपिक लेके, ठीक है, नोम्स पे मैंने यहाँ पे जो ड्राफ्ट बनाया है वो नोम्स पे बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। आप कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। अब वेज टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। अब नोम्स में आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, दीज आर दोज क्रिएचर्स जो कि ये समझा जाता है कि ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि ज़मीन में ख़जाने जो होते हैं वो ये उनकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा गार्डन्स में इनके छोटे छोटे से जो है वो स्टैचूज़ रखे होते हैं नोम्स के, जो कि ड्वार्फ्स की तरह होते हैं, बोनों की तरह होते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा स्ट्रैटेजीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। Provide some interesting background about the topic in the form of general statement। एक जनरल स्टेटमेंट आपने लेनी है और उसमें क्या करना है, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड आपने क्रिएट करना है, ठीक है। किसी स्टेटमेंट में किस तरह से आप एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं अबाउट द टॉपिक,
ठीक है। अब एग्जाम्पल इसकी है, टुडे नोम्स ओनर बिकम टुमारोज लीडर। इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड कि ऐसे का कि भाई वो है, अच्छा भाई नोम्स को किस तरह से ओन किया जाता है और कैसे ये जो है वो टुमारो के लीडर्स बन सकते हैं, इनके ऑनर्स। सो दिस इज समथिंग इट कैचेस यू। यूज़ अ थॉट प्रोवोकिंग कोटेशन। आपने थॉट प्रोवोकिंग कोटेशन जो है वो लिखना है, इंट्रोड्यूस करना है। अब उसकी एग्जांपल देखें, नोम्स आर क्रिएचर्स टू बी लव्ड नॉट फियर्ड। ये थॉट प्रोवोकिंग है, ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। और ये कहा किसने है थॉट प्रोवोकिंग, ये जो है वो डॉक्टर एस रॉसनर ने कहा है, वही। फिर आपने ये एक थॉट प्रोवोकिंग कोटेशन दे दी। कोटेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सॉरी कोटेशंस की वजह से आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं। फिर उसके बाद आप इस तरह से भी जो है वो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप जो है वो कोई क्वेश्चन भी पूछ के अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। वाई डोंट मेनी पीपल लाइक नोम्स। अब अगेन ये एक क्वेश्चन है और इससे भी आप अपने टॉपिक का स्टार्ट ले सकते हैं। स्टेट अ सरप्राइजिंग फैक्ट और अ पजलिंग स्टेटमेंट, या एक सरप्राइजिंग फैक्ट या एक पजलिंग स्टेटमेंट आपने देनी है। वो किस तरह से, इन 1963 द फर्स्ट नोम वाज ब्रॉट टू अमेरिका। सरप्राइजिंग फैक्ट हो गई, या फिर पजलिंग स्टेटमेंट कि वो ये समझे कि अच्छा। सो दिस इज़ समथिंग, फिर ये अट्रैक्ट करता है रीडर को। स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी, या फिर आप किस तरह से इंट्रोडक्शन में, आपने बहुत से न्यूज़ कास्टर्स देखे होंगे कि वो जब भी अपना कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले आपको कोई स्टोरी सुना के फिर आपकी अट्रैक्शन लेते हैं। तो ऐसे में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, लिटिल सूजी लुक्ड आउट हर विंडो only to see her precious gnome Willard was being stolen. Now this is the story। अब इस तरह से आप आगे भी कोई किस तरह से उसको चोरी करा था, फिर उसके बाद उस नोम्स को लेके उनकी पूरी डिटेल्स। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। अगेन लेट्स रिवाइज देम। स्ट्रैटेजी जो है वो आप कोई इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड दे सकते हैं, थॉट प्रोवोकिंग कोटेशन से स्टार्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट ले सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्ट से स्टार्ट ले सकते हैं, या फिर आप कोई स्टोरी सुना के भी अपना टॉपिक का स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई सा मिसकंसेप्शन लिख के, पीपल डोंट लर्न बैड हैबिट्स फ्रॉम नोम। अब ये कोई मिसकंसेप्शन है, नोम्स को किस तरह से लोगों ने देखा है कि वो उनसे बुरी आदत अडॉप्ट करते हैं। ड्वार्फ्स जो कि बोने वगैरह होते हैं, आपको पता है किसी ने आज तक इनको नहीं देखा, तो फिर किस तरह से लोग इनसे बुरी आदतें सीख सकते हैं। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम। Everyone knows what a problem gnome napping has become in our society. Then give an analogy. Gnomes are just like children. Analogy हो गई, ठीक है, कि दोनों का एक तरह से आपने इनको ट्रीट करना है। ये एक एनालॉजी देके भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। शो हाउ द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द रीडर्स एक्सपीरियंस। Most people know how difficult it is to take care of garden gnomes. रीडर का एक्सपीरियंस गार्डन में वो छोटे छोटे जो उनके साथ तो हुआ होगा, तो फिर आप क्या, मोस्ट पीपल नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ गार्डन नोम्स। आपने क्या किया, रीडर का एक्सपीरियंस कि हो सकता है उसके भी गार्डन में नोम्स पड़े हों, वो अब उनकी जो है वो ख्याल रखना चाहे। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन। Make a bridge to connect the attention getting sentences to your thesis statement. आपने क्या करना है, attention getting sentences अपने thesis statement को बनाना है। Common way to make a bridge is to explain why topic is important. ठीक है, आप जब कोई bridge बना रहे हैं तो वो कह रहा है कि common way क्या है कि आपने टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बनाना है।
किसी भी टॉपिक को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाना है। दिस ब्रिज इज़ ऑफन अ फ्यू सेंटेंस लॉन्ग, और ये क्या होता है, थोड़ा सा लेंथी सा एक सेंटेंस होता है। कंक्लूड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ द एसे, और जब आप उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे होते हैं, उसकी सारी चीज़ें जब उसमें दे रहे होते हैं, तो विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया, पूरे ऐसे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन के एंड में मोस्टली आता है, द थीसिस स्टेटमेंट. सो इट इज़ व्हाट conclude introductory paragraph with the most important idea of the essay, the thesis statement. Parts of a thesis statement क्या है, उसमें टॉपिक आ जाता है, उसमें आपका ओपिनियन आ जाता है, और 3 रीजंस भी आ जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट अ थीसिस स्टेटमेंट इज़. और इसका फंक्शन क्या होता है, टू अनाउंस द टॉपिक टू द रीडर. आपने एक स्टोरी सुना दी, फिर आप थीसिस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप पहले बैकग्राउंड पेश करके फिर थीसिस स्टेटमेंट में आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. तो इस वजह से ये टॉपिक को अनाउंस करता है. रिफ्लेक्ट अ जजमेंट अबाउट द टॉपिक, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं. प्रोवाइड द रीडर विद द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट कम्स इन द पेपर और द एसे. आई टोल्ड यू कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है वो इस एसे में आने वाली है, उसका पूरा नक्शा जो है वो थीसिस स्टेटमेंट में होता है. एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रोडक्शन, नोमफोबिया इन अमेरिका. ठीक है, जैसे कि मैं आपको उसी में से एग्जांपल्स दे रही थी. तो ये इंट्रोडक्शन का जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिनको मैंने डिफरेंट कलर्स से स्टूडेंट्स हाईलाइट किया हुआ है. अभी आप इनको देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये कलर जो है वो यहाँ से यहाँ तक क्या है. इन 2014 द नोम Liberation Front was created. This group of people believe that gnomes should be free, not prisoners of their owner's garden. See, the Gnome Liberation Front has now begun gnome napping. अच्छा, ये जो रेड वाला एरिया है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं. ये क्या है आपके लिए, रेड वाला एरिया अटेंशन गेटर है. ठीक है, कि भाई किस तरह से एक लिबरेशन फ्रंट, भाई वो तो बुद्ध हैं, उनके लिए क्या लिबरेशन फ्रंट कि उनको फ्री किया जाए, ये अटेंशन गेटर हो गया. द GLF हैज़ नाउ बिगन नोम नैपिंग, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग नोम्स. नोम नैपिंग इज़ व्हाट, उनको चुराया जाता है, वो उनको चोरी कर रहा है. एंड फ्रीइंग दैम इन द विल्डरनेस, और उनको जंगल में जाके छोड़ रहा है. हाउएवर द लॉ इज़ अनविलिंग टू डू एनीथिंग, और लॉ जो है वो कुछ नहीं कर रही. अगेन स्टूडेंट्स, दिस ग्रीन एरिया इज़ व्हाट, वेयर आई हैव रिटन टू, इट इज़, sorry, okay, the green area is state your problem. This is the problem. पहले तो उसको क्रिएट करने के लिए अटेंशन गेटर, फिर उसके बाद नोम नैपिंग, यानी कि किस तरह से उनको चोरी किया जाता है, और फिर जो है वो क्या हुआ है कि कोई एक्शन भी नहीं ले रहा. नंबर 3, मैनी पुलिस स्टेट that the gnomes are not a serious enough offense to deal with, and that they have larger crimes to deal with. This is not acceptable. The law should be taking the gnome napping more seriously, because people are committing a crime. So this is what, this is bridge or transition sentences, कि किस तरह से इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और कुछ ना कुछ किया जाए. पुलिस उसको कुछ नहीं समझ रही है, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो ये ट्रांजिशन है, इट्स अ ब्रिज. ठीक है, और ये जो आपके पास लास्ट में आ रहा है, इसको ज़रा गौर से देखिए. नोम नैपिंग इज़ स्टीलिंग पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इज़ इलीगल, मॉरली रॉन्ग एंड डिसरिस्पेक्टफुल. आप देखें, इसमें 3 रीज़न्स उन्होंने बताए कि क्यों ये अलाउ नहीं है.
This doesn't mean your intro is 4 sentences long. It just has 4 parts. इंट्रोडक्शन में 4 पार्ट्स पूरा एक बना के आपको दिखाया. पहले आपने एक अटेंशन गेटर लिखा, फिर उसके बाद उसमें आपने प्रॉब्लम लिखी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. फिर ब्रिज और ट्रांजिशन सेंटेंसेस आपने लिखे कि किस तरह से पुलिस उनको सीरियस नहीं ले रही, कोई भी उनके ख़िलाफ़ वो नहीं कर रहा. और थीसिस स्टेटमेंट में है कि ये रॉन्ग है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और ये जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को चोरी करने के बराबर है. सो दिस इज़ व्हाट योर इंट्रोडक्शन इज़ मेड. ठीक है. उसके बाद बॉडी में क्या आता है. इंट्रोडक्शन तो आपने लिख लिया. द बॉडी इज़ अ सेट ऑफ पैराग्राफ्स दैट डेवलप द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन थीसिस स्टेटमेंट. और बॉडी में क्या आता है. सेट ऑफ पैराग्राफ्स दैट डेवलप आइडिया एक्सप्रेस्ड इन थीसिस स्टेटमेंट. अब थीसिस स्टेटमेंट में जो आइडिया एक्सप्रेस किया गया है बॉडी में, पूरा उसको ही लेके मज़ीद एक्सप्रेस किया जाता है डिटेल में. मेक अ लिस्ट ऑफ मेन आइडियाज़ दैट सपोर्ट द थीसिस स्टेटमेंट. मेन आइडियाज़ की एक लिस्ट बना लें, उनको ब्रेनस्टॉर्म करें कि क्या क्या आ सकता है. ईच मेन आइडिया बिकम्स द मेन आइडिया सेंटेंस ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ. फिर उसको आप एक मेन आइडिया को लेके आप उसको जो है वो हर पैराग्राफ का जो है टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं. अरेंज द मेन आइडियाज़ इन लॉजिकल ऑर्डर. टाइम, प्लेस, इम्पोर्टेंस. लॉजिकल ऑर्डर में आपने इनको जो है वो सेट करना है कि पहले आप क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे. फिर plan out each body paragraph by listing major details that support each main idea. Each body paragraph को listing major details by details that support each main idea. फिर आपने उनको जो है वो डिटेल्स जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो सपोर्टिंग डिटेल्स आपने देनी है. ऑर्डर द डिटेल्स विद इन ईच पैराग्राफ इन अ लॉजिकल वे. फिर उसके बाद उस पैराग्राफ के अंदर भी आपने लॉजिकल वे में ही जाना है और ऐसा नहीं है कि कुछ आगे फिर कुछ पीछे नहीं. उस पैराग्राफ में भी यूनिटी होनी चाहिए. जैसे कि उस हर पैराग्राफ में कोहेजन है, इसी तरह पैराग्राफ के अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए. ईच बॉडी पैराग्राफ में एंड विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. और फिर हर पैराग्राफ के एंड में भी आपने उसी चीज़ को फिर दोबारा से कंक्लूड भी करना है जो आपने पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया. पैराग्राफ का स्टार्ट आपने लिया टॉपिक सेंटेंस से, उसको फिर लॉजिकली आपने अरेंज किया डिटेल्स को और लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन. फिर ये देखिए ज़रा, ये एक बनाया है मैंने. Gnome napping is stealing personal property and is illegal, morally wrong and disrespectful. ये है आपका थीसिस स्टेटमेंट. बॉडी पैराग्राफ में क्या है. Gnome napping is, ये देखिए स्टूडेंट्स, Gnome napping is stealing someone's personal property and stealing is illegal. पहले आपने इस पर्सनल प्रॉपर्टी को लेके जो है वो आपने पहला टॉपिक सेंटेंस बनाया. फिर इसके मेन पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 ये आपने करके लास्ट में इसको जो है वो 4, 5 फिर उसके बाद आपने इसको कंक्लूड किया. फिर बॉडी पैराग्राफ नंबर 2, इट इज़ मॉरली रॉन्ग टू टेक एनीवन्स प्रॉपर्टी. ये मॉरली रॉन्ग कह रहा है. क्यों? क्योंकि इट्स टेकिंग समबडीज प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ अ नोम और अ कार. सो ये इसको लेके आपने मेन पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5 लेके फिर 6, 7 फिर आपने इसको कंक्लूड किया. फिर बॉडी पैराग्राफ नंबर 3 जो कि आपके थीसिस स्टेटमेंट के जो थर्ड वाला है, डिसरिस्पेक्टफुल, मॉरली रॉन्ग एंड डिसरिस्पेक्टफुल. अब आपने इसको फोकस करना है. GLF is incredibly disrespectful because they take items that don't belong to them. अब इसको लेके फिर आपने मेन पॉइंट्स 1, 2, 3, 4,
5, 6 लेके फिर लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सो दिस इज़ व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू डू। आपका थीसिस स्टेटमेंट आपकी पूरी बॉडी पैराग्राफ को कवर कर रहा है। थीसिस स्टेटमेंट में पर्सनल प्रॉपर्टी को लेके जो है वो आपने एक पैराग्राफ लिखा, फिर मॉरली रॉन्ग लेके आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद डिसरिस्पेक्टफुल आपने उस पर थर्ड पैराग्राफ लिखा। तो ये हो गया आपका आउटलाइन ऐसे की बन गई और बॉडी की आउटलाइन बन गई। ठीक है, अब राइटिंग स्टेज क्या है? आफ्टर प्लानिंग एंड अरेंजिंग योर मेन आइडियाज़ आपने अरेंज किए एंड मेजर डिटेल्स, बिगिन राइटिंग योर बॉडी पैराग्राफ्स। वो मेन पॉइंट्स मेंशन करने के बाद वो जो प्रीवियस हमने शेयर किया था वो एक ये सब कुछ लिखने के बाद, मेन पॉइंट्स लिखने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आप इसको जो है वो मेजर डिटेल्स के साथ इसको लिखेंगे। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स डिपेंड ऑन द टॉपिक्स कॉम्प्लेक्सिटी। और ऐसा होता है कि कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता है, फिर आप जो है वो उसको 2 से 3 पैराग्राफ पे मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। इंक्लूसिवनेस एंड योर पर्पस ऑफ राइटिंग, ठीक है, ये इन सब पे डिपेंड करता है। यूजुअली अ शॉर्ट ऐसे कंटेन्स 3 to 5 बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी के जो पैराग्राफ है 3 to 5 होते हैं, प्लस एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। या तो 7 पैराग्राफ होंगे या फिर 5 होंगे। ठीक है, रिमेंबर टू यूज सिग्नल वर्ड्स टू मेक स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। अब ये जो है वो सिग्नल वर्ड्स या ट्रांजिशंस जो है वो आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। इनको हम देखते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए आप यूज़ करते हैं क्या? फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टांस, टू इलस्ट्रेट, इस तरह के वर्ड से आप इसको स्टार्ट लेंगे। फॉर ऑर्गेनाइजेशन और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन या डेट्स वाइज आपने कोई बात करनी है। द 6 स्टेप्स आर नेक्स्ट, फाइनल, फाइनली, या फिर फर्स्ट या सेकेंडली या थर्ड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एडिशनल पॉइंट्स, अगर मज़ीद ऐड करना है आप क्या लिखेंगे? फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑल्सो, मोर ओवर। ये हो गए ट्रांजिशनल वर्ड्स अगर आपने एडिशनल पॉइंट्स देने हैं। लेकिन अगर फॉर ओपोजिंग आइडियाज़, आपने किसी आइडिया को अपोज करना है, ऑन द अदर हैंड, दिस इज़ द फैक्ट, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, दिस इज़ समथिंग इन कंट्रास्ट टू दिस, दिस इज़ एग्जिस्टिंग, ऑल्दो एंड हाउएवर, ये अपोजिंग आइडियाज़ होते हैं हमेशा। फॉर सिमिलर आइडियाज़, अगर उसी आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं तो लाइकवाइज, सिमिलरली, इन कंपैरिजन, दीज आर द ट्रांजिशनल वर्ड्स। फिर फॉर एक्सेप्शंस आप क्या लिखते हैं? हाउएवर, नेवरदलेस, बट, येट, स्टिल। फॉर एम्फेसिस, अबव ऑल, फाइनली, मोर इम्पोर्टेंटली। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप क्या लिखेंगे? इन अदर वर्ड्स, इन एसेंस, ब्रीफली। फॉर समराइजिंग आप क्या लिखेंगे? इन कंक्लूजन, टू सम अप, फॉर दीज रीजंस, इन अ नटशेल। इस तरह के ट्रांजिशनल वर्ब्स आप यूज़ करेंगे, वर्ड्स। फॉर एग्जाम, रिमेंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस कुड बी ऑन द टेस्ट। ठीक है, दिस इज़ समथिंग। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? कंक्लूजन पे आना है। लीव द रीडर थिंकिंग अबाउट योर टॉपिक। अब ये ही नहीं, यहाँ पे आपने ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने रीडर को एक आइडिया देके खुद पीछे हट जाना है। अब वो मज़ीद उस पर सोचें। लीव एन इम्प्रेशन ऑन देम, उन पर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ दें कि वो मज़ीद उस पर सोचते चले जाएं। नो न्यू इन्फॉर्मेशन इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में कोई नया आइडिया नहीं, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बी श्योर टू रिकैप योर आइडियाज़, आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि कोई
नया आइडिया ना हो, बल्कि आपने क्या करना है कि उन तमाम को रिकैपिचुलेट करना है, उनको दोबारा से डिस्कस करना है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। शुड फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एसे, और उसी तरीके से आप लॉजिकली कंक्लूजन में सेंटेंसेस देंगे जैसे कि बॉडी में आपने उनको दिया था लॉजिकल ऑर्डर में। रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स, और वो जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको आपने दोबारा से जो है दूसरे अल्फाज में दोबारा से इसको बयान करना है। You might want to have your reader do something after reading. Call to action example, go write your sonata about the problem, about this problem. So आपने जो है वो उसको एक हिंट देना है, आपका रीडर यहाँ पे मज़ीद स्टॉप ना हो, बल्कि आप उसे एक हिंट के साथ छोड़ देंगे कि वो मज़ीद उस पर पढ़े। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम एक दफ़ा से फिर उसको रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में किस तरह से आपने 5 पॉइंट्स के साथ आपने उसको कंपोज किया, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट इंट्रोडक्शन का किस तरह से लिया, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद उसकी थीसिस स्टेटमेंट को आपने किस तरह से चूज़ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो थीसिस स्टेटमेंट होता है, जो कि ब्लूप्रिंट है, वो आपके ऐसे के बारे में बताता है। फिर दोबारा से आप जब बॉडी की तरफ आते हैं तो हर थीसिस स्टेटमेंट के जो जितने आपने पॉइंट्स मेंशन किए थे उन सबको एक एक पैराग्राफ में डिटेल से, और फिर उनसे रिलेटेड आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। वही टेक्निक जो कि हमने लेसन नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में सीखी थी कि आपका मेन आइडिया सेंटर में होगा, उसमें से ब्रांचेस निकाल के ये भी इसका हिस्सा है, ये भी इसका हिस्सा है, फिर उसमें वो एक एक वर्ड, एक एक मेन पॉइंट आप उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद उसको लेके एक एक सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आपके पास एक पैराग्राफ बन गया। और थीसिस स्टेटमेंट का जो है वो इसी तरह से दूसरा हिस्सा लेके आपने उसकी माइंड मैपिंग करके उसके ऊपर आपने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए। फिर उसके बाद लास्ट में आप उनको ज़रूर कंक्लूड करेंगे हर पैराग्राफ को। ये बॉडी जो है वो में बॉडी पैराग्राफ्स में आप इस तरह से चलेंगे, लेकिन आपने लॉजिकल ऑर्डर का ख़याल रखना है। फिर उसके बाद फाइनली आपका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उन तमाम को उसी लॉजिकल ऑर्डर के साथ आपने इनको रिकैपिचुलेट किया, और फिर अपने थीसिस स्टेटमेंट को आपने रिवाइज करके, रिफ्रेज करके दोबारा से आपने इसको मेंशन किया, और लास्ट में आपने रीडर्स को एक क्लू दे दिया कि वो मज़ीद इस पे सोचें। तो हमेशा आप आगे जब भी किसी ऐसे को स्टडी करेंगे तो फिर आपने इन टेक्निक्स को उस पर अप्लाई करके देखें कि क्या ये ऐसे इन्हीं टेक्निक्स को लेके बनी है कि नहीं। फिर इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप जो है वो मज़ीद आपकी राइटिंग में भी निखार आता चला जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।